हेलो दोस्तों, मेरा नाम लता सिंह है और आज अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। और जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि क्यों मैंने अपने आईपीएस के सपने को छोड़ करके फॉरएवर करने का डिसीजन लिया। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने डिसीजन लिया। और आगे की जर्नी आपको वीडियो के में पता चलेगी कि कैसे कैसे मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉरएवर करने से पहले की अगर मैं बात करूं, और मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। एमए किया हुआ है मैंने इकोनॉमिक्स से। और मेरा एक ही गोल था, वो था कि मैं आईपीएस बनना चाहती थी। एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी हमेशा से। बट मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी। मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं टीचर बनूं। और कोई मुझे सपोर्टिव नहीं था मेरे इस फैसले से। तो सपोर्ट तो था नहीं, तो फैमिली में मैं सबसे बड़ी थी। और मुझे किसी ने गाइड भी नहीं किया कि भाई आपको पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, आपको रनिंग करनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो जैसे-जैसे मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, 12th पास किया, उसके बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए अलीगढ़ गई। अलीगढ़ में मैंने टीआर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, तो मैंने वहाँ पर देखा कि एनसीसी वहाँ पर देखा एनसीसी में लड़कियाँ जो हैं पार्टिसिपेट कर रही है, बट मैं वहाँ पे शॉक्ड हो गई ये देखकर, क्योंकि मैंने एनसीसी में सिर्फ लड़कों को ही देखा था। मेरे यहाँ पे जो हमारे जो अ, टाउन में जो स्कूल था, वहाँ पे सिर्फ लड़के ही पार्टिसिपेट करते थे एनसीसी में। बट मैंने जब कॉलेज में देखा तो मैं शॉक्ड हो गई और मुझे लगा कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए एनसीसी में, क्योंकि मेरे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा अपनी अ, उस रास्ते पे जाने के लिए जहाँ जिस रास्ते पे मैं जाना चाहती हूँ। तो मैंने वहाँ पर अप्लाई किया और फाइनली मैं एनसीसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने एनसीसी स्टार्ट किया सीखना। वहाँ पे डेली जो रूटीन होता है कि भाई रनिंग करनी है और भी बहुत सारी एक्टिविटी है, वो सब कुछ करते थे। और फाइनली हमने एनसीसी का जो ड्रिल कंपटीशन होता है, कई कॉलेजों के साथ में 12 कॉलेजों के साथ में हमारा ड्रिल कंपटीशन था। फाइनली मैंने वो अपने सारे जो ग्रुप के साथ में जीता। और काफ़ी अच्छी मुझे वहाँ पर एक पॉजिटिव थिंक आई कि यस, मैं कर सकती हूँ। और मुझे लगा कि मैं अच्छे रास्ते पर हूँ और मैं ऐसे अगर करती रही तो फाइनली मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगी और जो मैंने सपना देखा है वो फाइनली ज़रूर पूरा होगा। तो फिर उसके बाद में धीरे-धीरे मुझे जो है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला, जैसे कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम का फॉर्म निकला और वो फॉर्म फिल किया मैंने और फाइनली मेरा उसमें जो है नंबर आ गया। रनिंग मैं जो है सक्सेसफुल हुई। उसमें मैंने जो है काफ़ी अच्छा किया था। और हाइट एंड वेट मेरा क्लियर हुआ, मेडिकल मेरा क्लियर हुआ फाइनली। और एंड मोमेंट मेरा जो एग्ज़ाम था वो था रिटन टेस्ट। और रिटन टेस्ट की मैं बात करूँ तो मेरी रीडिंग में काफ़ी अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं मैथ में बहुत ज़्यादा वीक थी। और जो कंपटीशन का मैथ जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, तो उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो वहाँ पे जो मैथ था वो बिल्कुल अलग था। और जिसकी वजह से मैं रह गई उसमें, एग्ज़ाम मेरा पास नहीं हुआ। और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो गई थी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था रनिंग का, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया था कि भाई ये कैसे रनिंग करेगी, ये लड़की नहीं कर सकती। तो काफ़ी सारे लोग मतलब मेरे को जो है डिमोटिवेट करा था। और जब मैं फाइनली उस एग्ज़ाम से बाहर हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत ज़्यादा रोई भी थी और अपने आप को सीरियसली मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। तो फाइनली कुछ लोगों ने मेरे को समझाया कि भई ये लाइफ़ का फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस था, आप जो है और भी ट्राई कीजिएगा, अभी आपकी पूरी लाइफ़ पड़ी है आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक सिर्फ़ आपका वो समझो कि आपने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, आगे बढ़ो, आगे ज़रूर आपका जो है नंबर आएगा। तो मैंने जो है और भी
फॉर्म फिल किए, मैंने एसआई का एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद में मुझे पता चला आईपीएस के बारे में। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी तैयारी करूँ और मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूँ। तो वहाँ से मैंने डिसीजन लिया और थॉट जो गोल बन गया मेरा कि मुझे आईपीएस बनना है। तो वहाँ से फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी सेल्फ स्टडी जो है करना स्टार्ट किया। अपने घर पे लगभग 6 से 7 घंटे मैं पढ़ाई करती थी, कोचिंग करती थी। उसी दौरान मेरी जॉब भी लग गई थी और कंप्यूटर ऑपरेटर की तो मैं जॉब भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी। जॉब रहती थी मेरी 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। सुबह जो है कोचिंग जाना, उसके बाद में घर आकर के फिर पढ़ाई करना, घर का भी काम करना, खाना बनाना और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही थी। तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। मेरा एसआई का एग्ज़ाम भी था, यूपीएससी का भी मेरा एग्ज़ाम था और मेरे ख्याल से मई का मंथ था और अचानक से मेरे को एक प्रॉब्लम हुई। मैं जॉब पर जा रही थी तो मेरे को एक दादी ने बोला कि इधर आओ बेटा। मैं उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि आपको तो जो है माता निकल रही है। मैंने बोला मतलब कैसे? तो उन्होंने मेरे फेस को देखकर बताया कि तुम्हें अभी जॉब पर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें जो है घर पर रहना चाहिए। तो मैं वापस आ गई और वापस आने के बाद में जो है फिर जो मुझे माता निकली तो मुझे लगा कि शायद मैं 10 से 12 दिन में ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि इतना ही टाइम पीरियड लगता है, उसे हम चेचक भी बोलते हैं। तो लेकिन वो 10-12 दिन मेरे कब 4 से 5 महीने में गुज़र गए, मुझे पता नहीं चला। और मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि मैं खुद से कुछ काम नहीं कर पा रही थी। जैसे पानी पीने के लिए भी मुझे किसी को बुलाना पड़ता था अपने पास में और जब मैं खाँसती थी तो मेरे मुँह से ब्लड आता था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कहीं मेरे को कोई क्रोनिक डिसीज़ नहीं तो नहीं हो गई है। आ, आप सही सोच रहे हैं, मुझे लगा कि शायद मेरे को कैंसर ना हो गया हो गले में। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी तो मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया और मैंने एक मूवी देखी थी, आपने भी शायद देखी होगी, दिव्या भारती की। जब वो खांसती है तो बाद में उसको पता चलता है कि वो कैंसर था उसको और उसके बाद में डेथ हो जाती है। तो मेरे मन में भी ये सारी चीज़ें चल रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूं ताकि मैं अपना ट्रीटमेंट करा सकूं, क्योंकि चेचक मेरे उस टाइम पे 5 बार निकली थी और बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं ठीक हुई। मेरा एक्स उस टाइम पे एग्ज़ाम भी मैं नहीं दे पाई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। एसआई का एग्ज़ाम, आरपीएफ का एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम मेरे उस टाइम पे खराब चले गए, मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया। और जब फाइनली जब मैं सही हुई, रिकवर हुई उस चीज़ से, तो मैं सबसे पहले अपने जो गले के ट्रीटमेंट के लिए गई डॉक्टर के पास में, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं फ़ील होने लगा कि मेरे जो गले में ना कहीं न कहीं गाँठ की प्रॉब्लम है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मेरे को मना किया कि आपको कोई गले में कोई गाँठ-वाँठ नहीं है। लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं-नहीं, मुझे फ़ील होता है कि मेरे गले में कुछ कंचे जैसी गाँठ है। तो डॉक्टर ने कैमरा डाल कर के देखा मेरे गले में, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी उस टाइम पे जब डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम मेरे गले में कैमरा डाला था। अब कोई इंस्ट्रूमेंट मेरे गले के अंदर पड़ा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो डॉक्टर ने मेरे को जो है कुछ दवाइयाँ दी और वो मैंने दवाइयाँ यूज़ की। तो वो जब दवाइयाँ मैंने खाई तो उसका जो मेरी बॉडी पर रिएक्शन हो गया, मेरी पूरी बॉडी पर बहुत मोटे-मोटे दाने निकल आए थे, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक थी और वो जो दवाइयाँ उन्होंने दी थी वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। तो मैं उस चीज़ से भी डर गई कि बॉडी में उतनी ताकत नहीं थी सीरियसली। मैं खुद से ज़्यादा देर नहीं चल पाती थी, इतनी ज़्यादा बॉडी वीक थी। उसके बाद में फिर कोई बात नहीं, 2 से 3 महीने मेरा वो ट्रीटमेंट चला लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया और जो गले में जो प्रॉब्लम थी वो कहीं न कहीं इतनी बड़ी गाँठ मेरे गले में हो गई थी। और लोग भी मेरे को बोलते थे कि आपको
काफ़ी सारी चीज़ें बोलते थे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो लोगों का जो बोलते थे ना, मैं काफ़ी ज़्यादा उनकी बात को सुन कर के परेशान हो जाती थी कि सचमुच क्या अब मेरा जीवन नहीं बचा? लोगों की इस तरीके की चीज़ें होती थी। और फिर जैसे-जैसे समय बीतता गया और वो प्रॉब्लम बढ़ती गई, घटी नहीं, दवाइयाँ मेरी चल रही थी। तो मैंने जो है डॉक्टर का ट्रीटमेंट रोक करके मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यूज़ किया। काफ़ी सारे लोगों ने बोला, बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे लोगों ने तरह-तरह के दावे भी किए मेरे को, कि आप जो है ये यूज़ करो, अगर इससे सही नहीं हुए तो हम अपना हाथ कटवा देंगे। लेकिन 40 दिन तक जब मैंने इस यूज़ किया एक पॉजिटिव थिंक के साथ में, तो वो रिज़ल्ट मेरा ज़ीरो था। उसके बाद मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट मैंने कराया, उन्होंने लेप लगाए मेरे गले पे, तो मेरा उस टाइम पे गला भी जल गया था। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि पैसा भी खर्च हो रहा है और जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ रही है। लोग मुझे आए दिन बोलते थे कि आपकी प्रॉब्लम कम नहीं हो रही, आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। सोचिए जब लोग मुझे ये सारी चीज़ें बोलते थे, तो अंदर से मैं ना बिल्कुल टूट जाती थी, लेकिन मेरे मन में एक पॉज़िटिव थिंक थी कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा जो विश्वास करती हूँ, वो माता रानी पे विश्वास करती हूँ कि मेरी माता रानी कभी भी मेरे साथ में गलत नहीं कर सकती। लेकिन उस प्रॉब्लम को मैं फेस कर रही थी, मतलब मैं मेरे अंदर जो लड़ाई हो रही थी वो नेगेटिव और पॉजिटिव की लड़ाई हो रही थी। एक एक तरफ नेगेटिव थिंक थी कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम है, एक तरफ पॉजिटिव थिंक थी कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो वो अंदर मेरे ये चीज दिमाग में दोनों में रहती थी। ऊपर से लोगों की बातें मेरे को परेशान कर रही थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो मैंने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए लोगों के ताने, मतलब ताने ही थे मेरे लिए लोगों के। तो उनसे बचने के लिए मैंने जो है कोचिंग क्लासेस जॉइन की, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम भी आने वाला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कोचिंग स्टार्ट करूँ ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो मैंने कोचिंग स्टार्ट की और उसके बाद में जो जहाँ पर मैं जॉब करती थी कंप्यूटर ऑपरेटर गैस की एजेंसी पे, तो मैंने वहाँ भी जॉब के लिए ट्राई किया, बट उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि आपके लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, आपकी जगह फुल हो गई है। सोचिए जहाँ पर मैंने काफ़ी सारा समय दिया, 2.5 से 3 साल दिए, एक हेल्थ चैलेंजेस की वजह से, जो भी मेरे हाथ में नहीं था, और उन्होंने मेरे को मना कर दिया था कि आपकी यहाँ पर कोई जगह नहीं। तो मन में एक चीज़ ना मेरे को कसक रही थी कि लाइफ में ऐसा काम होना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप वहाँ से निकाले ना जाओ। तो मैं ऐसा काम देख रही थी कि ऐसा काम मिले। जो जॉब वाले हैं और वो जॉब कर रहे हैं, तो इस बात को ज़रूर रिलेट कीजिएगा। इस बात को एक पॉइंट पे रख के ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि हेल्थ इश्यू कभी भी किसी को हो सकता है, कोई भी बीमारी कभी भी किसी को हो सकती है। हमें नहीं पता कब कब कौन सी बीमारी हमारी बॉडी में आ जाएगी। ओके। तो मेरे मन में ये भी सारी चीजें चल रही थी। और दूसरी चीज, चलो उन्होंने जॉब नहीं दी थी कोई बात नहीं, लेकिन आज तक जहां पर मैंने जॉब की थी ना, उन्होंने मेरे से आज तक मेरे से ये नहीं पूछा कि आप जिंदा हो या मर गए। सोचो इतनी बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की थी कि उन्होंने पूछा तक नहीं था। आप जहाँ जॉब करते हो, उनके लिए सिर्फ आप एम्प्लॉय हो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए पूरी दुनिया हो। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली के लिए वो भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो ये बात सोच लीजिएगा। ये मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी। तो कोई बात नहीं, मैं कोचिंग जाती थी। उसके बाद मैंने एक बोर्ड लगा देखा कि फ्री ट्रेनिंग्स है और घर बैठे आप काम कर सकते हो। तो पहले मन में डाउट था कि मतलब ऐसे ही होते हैं सारे काम, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी बहुत सारे काम सर्च कर चुकी थी। तो वहाँ पे वो पहले 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस या ड्रेस के मांग रहे थे। तो मैंने वहाँ पर उसको इतना ध्यान नहीं दिया, बट नंबर मैंने याद कर लिया। मेरी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि मुझे नंबर बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो वो नंबर मैंने याद कर लिया। याद करने के बाद में मैंने 4 से 5 दिन बाद में कॉल किया, क्योंकि मेरे को बार बार एक चीज ना उस बोर्ड पर हाईलाइट हो रही थी मेरे माइंड में कि फ्री ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग। तो मुझे लगा कि
फ्री ट्रेनिंग कौन देता है भई? हर चीज़ के पैसा लगता है। तो माइंड में वो चीज़ क्लिक हुई, फ्री ट्रेनिंग। मेरे माइंड में जो फ्री ट्रेनिंग वाला जो क्लिक हो रहा था ना बार-बार, तो उसको सोच कर के मैंने कॉल किया। और कॉल करने के बाद में मेरी मीटिंग फ़िक्स हुई। मीटिंग फ़िक्स होने के बाद में वो मीटिंग हुई और मीटिंग में मुझे एक ही चीज़ बार-बार मेरे माइंड में क्लिक हो रही थी, मार्केटिंग। कि मार्केटिंग वाला काम है और मैं मार्केटिंग करूँगी। इतनी पढ़ाई करने के बाद में आईपीएस की सोच है मेरी और मैं मार्केटिंग करूँगी, तो मेरे माइंड में वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो कोई बात नहीं, मैं वहाँ से वापस आ गई। ना तो मैं उसे प्लस पॉइंट दूंगी, ना मैं उसे माइनस पॉइंट दूंगी, बट मैंने वो चीज़ वहीं छोड़ दी। तो फिर सर का दोबारा से कॉल आया और कॉल आने के बाद में जो है सर ने मेरे को बोला कि हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिससे सक्सेस डे। तो वो सक्सेस डे में आप आइएगा। तो मैंने बोला ठीक है। और आपको जानकर हंसी आएगी कि मैं सक्सेस डे में क्यों गई थी, क्योंकि मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद था और सक्सेस डे मेरठ में था। तो मैंने सोचा इसी बहाने मेरठ भी देख आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चली गई सक्सेस डे में। और लेकिन मेरी एक ख़ास बात यह है कि अगर मैं किसी भी चीज़ को देखती हूँ तो उसे पूरे मन से देखती हूँ, ताकि मैं उसमें डिसीज़न लेने में मदद हो पाए। तो मैंने पूरा जो सेशन था, पूरा जो इवेंट था, वो मैंने बड़े मन से अटेंड किया। सर ने मेरे को बोला था फ़ोन ऑफ़ करना है, मैंने फ़ोन को ऑफ़ कर दिया था। और यहाँ तक कि वो इवेंट मेरे को इतना अच्छा लगा कि मुझे भूख भी नहीं लगी थी। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ। पूरा सेशन अटेंड कर लिया। एक चीज़ समझ आ रही थी कि आप यहाँ पे लोगों की मदद कर सकते हो। मेरे को एक चीज़ क्लियर हुई। और एंड में एक पर्सन आए स्टेज पे, जगवीर सिंह ढिल्लन। और उनको देखकर ना मैं शॉक्ड रह गई जब उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और 30 साल उन्होंने उस प्रोफेशन को दिए। मेरा माइंड खुल गया कि मैं जहाँ जाने वाली हूँ ये व्यक्ति वहाँ से छोड़कर इस काम को कर रहे हैं। तो माइंड में एक चीज़ आई कि कहीं मैं गलत ट्रैक पर तो नहीं हूँ। मैं वहाँ जाने वाली हूँ और ये वहाँ से छोड़ कर के इस काम को कर रहे हैं। मेरे माइंड में ये बार बार चल रही थी। तो मेरा जो है डिसीज़न चेंज हुआ। जो काम मेरी फैमिली नहीं कर पाई थी, वो काम एक अननोन व्यक्ति ने कर दिया। अननोन व्यक्ति ने मेरे सपने को ब्रेक कर दिया, सोचने पे मुझे मजबूर कर दिया, जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ। तो घर आते आते मेरा डिसीज़न स्ट्रॉन्ग हो गया कि मुझे ये काम करना है। मेरे पुलिस ऑफिसर बनने के पीछे 2 कारण थे। पहला कि मैं लोगों की मदद करना चाहती थी। मैं देखती थी कि बहुत सारी जगह लोग अपनी जो है कंप्लेन लेकर के जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नहीं सुनी जाती। दूसरा, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। ये 2 सबसे बड़े कारण थे मेरे लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के। तो पहला कारण तो मेरा पूरा हो गया था कि मैं यहाँ पर लोगों की मदद कर सकती हूँ हेल्थ वाइज, बट देश की कैसे हेल्प करूँगी। तो कहीं ना कभी अभी मेरे माइंड में वो चीज़ें चल रही थी कि मैं ये इस काम को पार्ट टाइम करूँगी, लेकिन अपनी तैयारी करना नहीं छोड़ूंगी। तो बाद में जो है पूरा प्रोसीजर मेरे को समझ में आया। मैंने उसे फॉर्म साइन किया और मैंने बोला कि मैं जो है इस काम को करूँगी। मैंने डिसीज़न लिया। 2CC मेरे को समझाई गई। मैंने 2CC अपनी 7 डेज़ में की थी। 7 डेज़ में अपना 2CC कंप्लीट किया। उसके बाद में अचानक से पता चला मुझे कि दिल्ली में एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग होने वाली है आनंद गांधी सर की। मैं आनंद गांधी सर को नहीं जानती थी पहले। और उन्होंने सर ने बोला कि उनकी ट्रेनिंग के लिए लोग लाइन में लगते हैं 4 से 5 घंटे, तब उनकी ट्रेनिंग मिलती है। तो हम लोग
पहले ही पहुंच गए, से कम 4 से 5 घंटे लाइन में लगे और उनकी ट्रेनिंग मिली। उनकी ट्रेनिंग में मेरे को 2 चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। पहला कि अपलाइन की बात को कभी नहीं टालना है, और अपलाइन जिस ट्रेनिंग के लिए बुलाएं कभी मना नहीं करना, क्योंकि आपकी अपलाइन ने कोई ट्रेनिंग में आपको बुलाने के लिए बोला है तो आपके लिए बोला है, आपकी सक्सेस के लिए बोला है, और कभी क्विट नहीं करना। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, और मैं उस चीज़ को आज भी मेरे वो माइंड में है वो सारी चीज़ें। और एक वर्ड उन्होंने बोला था कि यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे करके अपने देश की मदद कर सकते हो। तो मेरे माइंड में से जो आईपीएस का जो भूत सवार था ना, वो निकल गया कि मैं यहाँ से अपने देश की भी मदद कर सकती हूँ। मतलब जिस 2 कारणों की वजह से मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी, वो अपने 2 कारण मैं यहाँ से भी पूरे कर सकती हूँ। और एक बात मैं और आपको बता दूँ कि आपका कोई भी सपना हो, यहाँ पे वो सपना आपका पूरा हो सकता है अगर आप मन से ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। तो उसमें आपको ज़रूर वो चीज़ नज़र आ जाएगी कि यहाँ से जो आपका सपना है ना वो पूरा हो सकता है। तो फिर मैंने इस काम को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया, और जो प्रोडक्ट थे वो मैंने प्रोडक्ट नहीं यूज़ किए थे सीरियसली। ये था कि हाँ ठीक है, फैमिली ने यूज़ किए थे सारे प्रोडक्ट, बट मैंने नहीं किए थे। तो काम करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, और जो गले की ट्रीटमेंट थी वो चल रही थी, और मैंने सर को बताया भी नहीं था कि मेरे गले में प्रॉब्लम है। तो फिर मेरे गले की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जो है बोला कि आपका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन बहुत रिस्की है। 99% चांसेस नहीं हैं और 1% चांसेस हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो डॉक्टर ने मेरा खट्टा, ठंडा, मीठा, लाल मिर्ची सब कुछ बंद करा दिया था। अब आप सोचिए, सब कुछ बंद करा दिया, और मैं एक दिन में 25 टैबलेट खाती थी। इतनी ज़्यादा परेशानी थी मुझे। और लोग अलग से बोलते थे कि बेटा आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही, बढ़ रही है। ये चीज़ मेरे को सुनने को मिलती थी। तो मैंने कॉलर वाले गले पहनना स्टार्ट कर दिया था सूट के, ताकि लोगों को मेरी प्रॉब्लम ना दिखे। तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो जो है मैंने सर को बोला कि सर मैं इस काम को नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है गले में, और मुझे लगता है कि शायद मेरे पास अब समय नहीं है। जो भी समय बचा है मैं अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहती हूँ। मैंने ऐसा बोल दिया। तो सर ने बोला कि क्या प्रॉब्लम है। तो सर ने जब गले में देखा तो उन्होंने बोला कि आपने पहले क्यों नहीं बताया था। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ का एक प्रोडक्ट आता है नेक्टर, आप इसे यूज़ करके देखिए तो आपको 100% पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैंने उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे करके बोल दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी दवाई खा के परेशान थी, और मुझे ये भी लग रहा था कि ये ना तो डॉक्टर है और ना इनके प्रोडक्ट दवाई है, तो मैं कैसे सही हो सकती हूँ। तो मुझे ये चीज़ भी माइंड में चल रही थी। तो मैं उनकी बात का कुछ वो नहीं किया, और बहुत सारे पैसे और भी खर्च किए। लोगों ने बोला कि भाई आपको पिछले जन्म में सांप ने काट लिया था, और वो चीज़ है आपके गले में तो वो बंद खुलेंगे, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें। वो सब कुछ किया भी था, क्योंकि जब इंसान को परेशानी होती है तो वो भी सारी चीज़ें इंसान करता ही है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो। और लगने लगा कि शायद अब समय नहीं है मेरे पास में, क्योंकि वो टाइम आ गया था मेरी लाइफ में जब खाना खाने में प्रॉब्लम होने लगी, पानी पीने में, बात करने में, लिक्विड की चीज़ में ले रही थी। तो लगभग इस चीज़ को भी 2 से 3 महीने, 4 महीने गुजर गए थे। और मैं ऐसे एक दिन छत पर बैठी थी और एक आंटी आई, और वो भी मेरे पास में बैठ गई, और वो बोलती हैं कि बेटा ऐसे कैसे बैठे हो चुपचाप से। तो मैंने बोला कि आंटी मेरे गले में प्रॉब्लम है, आपको तो पता ही है। तो उन्होंने मेरे को एक ऐसा वर्ड बोला जिससे मैं बिल्कुल टूट गई।
उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा जब भगवान के यहाँ से आ जाता है ना तो ऐसा ही होता है। उनकी बात को सुन कर के मैं इतना ज़्यादा टूट गई कि मैं बता भी नहीं सकती। उन्होंने तो सिर्फ वो वर्ड बोला था, वो वर्ड मेरा यहाँ पर दिल पर लगा था, और मैं तुरंत छत से नीचे आई और मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया और मैं बहुत तेज़ रोने लगी। और कि क्या मेरा जीवन यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और यही सोचते सोचते मन में एक चीज़ आई कि माता रानी मेरे साथ कभी गलत नहीं होने दे सकती। और तभी मन से एक आवाज़ आई कि उन व्यक्ति ने तुमको बोला था कि आप इन प्रोडक्ट को यूज़ करो तो सही हो सकते हो। तो तुरंत मैंने रोते रोते सर को कॉल किया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। और सर ने बोला कि आप मेरठ आ जाइए और प्रोडक्ट ले लीजिए आकर के। मैं मेरठ गई, ऑफ़िस नहीं खुला था और मैं तब तक ऑफ़िस पहुंच चुकी थी। मैंने प्रोडक्ट ख़रीदे और एक विश्वास के साथ प्रोडक्ट घर लेकर के आई कि मैं अपना जीवन यहाँ से वापस लेकर के जा रही हूँ। और पॉजिटिव सोच के साथ मैंने वो प्रोडक्ट यूज़ किए कि इन प्रोडक्ट को यूज़ करके मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए, मात्र 19 दिन के बाद मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट आया, या यूँ कहूँ कि मुझे नया जीवन मिला। जो मेरे गले में जो गांठ थी वो बाहर की साइड रिमूव हो रही थी। मतलब जो उसका अंदर जो जितनी भी गंदगी थी वो बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे गले में कोई पाइप लगा दिया है टंकी का, तो वो पूरा पानी की तरह बह रहा था। अगर वो अंदर की साइड वो गांठ फूटती तो मेरा बचना मुश्किल था। तो गले में मेरे होल हो गया था, यहाँ पे निशान भी है मेरे। और जब मैंने ये चीज़ डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर खुद शॉक्ड थे कि आप बिना ऑपरेशन के कैसे ठीक हो। क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को एक वर्ड और बोला था कि 99% चांसेस आपके नहीं हैं, अगर 1% आप बच भी गए तो आपकी आवाज़ जा सकती है। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिना ऑपरेशन के आपको अपनी स्टोरी बता पा रही हूँ। और मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं एक भी दवाई नहीं खाती हूँ। तो मन में एक क्वेश्चन आया कि ऐसा इस प्रोडक्ट में क्या है जिसकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दवाइयाँ खाते खाते इंसान दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन दवाइयाँ लाइफ से नहीं जाती। तो फिर मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, इसके बारे में डिटेल नॉलेज ली प्रोडक्ट के बारे में कि हमारी बॉडी में जो डेली बेस पे जो केमिकल जाता है, ये प्रोडक्ट सबसे पहले उस केमिकल को बॉडी से रिमूव करता है और हमारी बॉडी को 275 प्रकार के पोषक तत्व देता है, सेल्स पर काम करता है। जो बॉडी में जो सेल मर जाते हैं तो उनकी गांठ बन जाती है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेती है। तो सेम मेरी भी कंडीशन यही थी। तो मैं धीरे धीरे सही हुई और जो गले में जो होल हो गया था वो भी धीरे धीरे भर गया। ये दिख भी रहा होगा आपको, धीरे धीरे भर गया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर मैंने इस काम को सीखना स्टार्ट किया। ऑनलाइन चीज़ें नहीं आती थी, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मेरे पास कीपैड का फ़ोन था। और आज मैं कीपैड की जर्नी से यहाँ तक पहुँची हूँ, एंड्रॉयड तक, इस वर्क की वजह से। और आज मैं इस काम को लगभग 9 स्टेट में कर रही हूँ, लोगों की मदद कर पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरी टीम में ज्वाइन किया और उनकी हेल्थ अच्छी हुई, उन्होंने भी डिसीज़न लिया काम करने का। मेरी टीम में एक को पैरालिसिस हो चुका था, उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया, आज वो अपने पैरों पे चल पाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस प्रोडक्ट की वजह से। या जब तक वो इस दुनिया में रहेंगे तब तक वो आपको दुआएं देंगे। तो ये इस तरीके का काम है कि व्यक्ति को आप अगर अच्छी हेल्थ देते हो वो तब भी दुआएं देता है, और व्यक्ति को आप अगर पैसा कमाना सिखाते हो वो व्यक्ति तब भी आपको दुआएं देता है। और आपको वो दिल से दुआएं देता है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग पैसे लेकर के दुआएं खरीदते हैं। आपने देखा होगा रोड पर बहुत सारे भिखारी होते हैं, उनको लोग पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? दुआएं लेने के लिए देते हैं। यहाँ पर मेन काम क्या है? प्रोडक्ट को यूज़ करो। मैंने भी प्रोडक्ट को यूज़ किया था और अपनी रिज़ल्ट लोगों को बताओ। तो आप भी डिसीज़न लीजिए
काम करने का, क्योंकि अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन है। अगर आपको अभी भी लगता है कि ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऑनलाइन फ्रॉड होता है लेकिन ऑनलाइन सही चीज़ें भी हैं, है ना। हम खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो पैसा क्यों नहीं ऑनलाइन कमा सकते? पैसा भी तो ऑनलाइन आ सकता है। जब पैसा जा सकता है ऑनलाइन तो पैसा आ भी सकता है ऑनलाइन। तो डिसीज़न लीजिए, चीज़ों को सीखिए और ट्रेनिंग अटेंड कीजिए और ज्वाइन कीजिए। और अगर आप मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करके मेरी टीम में डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर मेरे साथ में आप 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं तो मेरे साथ में आप मीटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगी कि किस तरीके से आप इस काम को ऑनलाइन बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये काम 100% ऑनलाइन कर रही हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई नॉलेज के साथ।